गुड मॉर्निंग गाइस। स्टडी भाई में आपका स्वागत है। मैं जो सीरीज चला रहा हूँ 11 to 13 जेपीसी का, उस सीरीज में मैंने सोशल साइंस का क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चन को सॉल्यूशंस कर दिया है। अब मैं पीआर पॉलिटी का क्वेश्चन का सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। मैंने पिछली वीडियो में फोर्थ क्वेश्चन तक का मॉडल आंसर दे दिया। अब मैं 5, 6, 7, 8 का सॉल्यूशंस दूंगा और उसका मॉडल आंसर दे दूंगा। तो पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार है: critically examine the position, power and role of the Prime Minister in present Indian government scenario। वर्तमान भारतीय सरकार के परिदृश्य में प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियों तथा भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो हिंदी का मॉडल आंसर इस प्रकार है। मैंने इंट्रो यानी परिचय इस प्रकार दिया है। भारत के प्रधानमंत्री का पद संसदीय व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली कार्यकारी पद है। जैसा कि भारतीय संविधान में निर्धारित है, प्रधानमंत्री नीतियों के निर्माण, शासन, संचालन और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। समय के साथ प्रधानमंत्री की भूमिका राजनीतिक परिस्थितियों, सत्तारूढ़ पार्टी की ताकत और व्यक्तिगत नेतृत्व शैली के अनुसार बदलती रही है। वर्तमान समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पद और अधिक शक्तिशाली हुआ है, जिससे संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को लेकर बहस छिड़ी है। संवैधानिक स्थिति और औपचारिक शक्तियां। प्रधानमंत्री की संवैधानिक स्थिति मुख्यतः संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में दी गई है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को एक मंत्रिपरिषद सहायता और सलाह देगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच सेतु होते हैं। वे कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, मंत्रालयों का बंटवारा करते हैं और नीति निर्माण की दिशा तय करते हैं। लेकिन व्यवहार में, विशेषकर पूर्ण बहुमत की सरकार में, प्रधानमंत्री की शक्ति संविधान से कहीं अधिक हो जाती है। वर्तमान परिदृश्य और सत्ता का केंद्रीकरण। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार में सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण देखा गया है। पिछली गठबंधन सरकारों की तुलना में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने के कारण मोदी को निर्णायक और मजबूत कार्यकारी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। इस केंद्रीकरण के कुछ स्पष्ट संकेत हैं। पहला, कैबिनेट और पार्टी पर वर्चस्व। मंत्रियों को अपेक्षाकृत कम स्वतंत्रता और निर्णय लेने की प्रक्रिया पीएमओ के अंतर्गत केंद्रित हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की भूमिका। यह कार्यालय अब केवल समन्वयक नहीं, बल्कि नीति निर्धारण, नौकरशाही और आर्थिक योजनाओं और विदेश नीति में भी अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभा रही है। तीसरा, संचार रणनीति। प्रधानमंत्री सीधे जनता में से संवाद करते हैं। सोशल मीडिया, मन की बात और जनसभाओं के माध्यम आ, से इससे पारंपरिक मीडिया और संसद की भूमिका कम हो गई है। और फोर्थ, संस्थागत नियंत्रण में कमी। संसद की भूमिका सीमित होती जा रही है, विपक्ष की आवाज कमजोर हो गई है और स्वतंत्र संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग, सीबीआई आदि की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। नीति निर्माण और शासन मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत मिशन आदि। ये योजनाएं मजबूत नेतृत्व को दर्शाती है, लेकिन कुछ निर्णय जैसे नोटबंदी 2016, कोविड-19 लॉकडाउन 2020 को बिना पर्याप्त सलाह मशवरे के लागू किया गया, जिससे इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। विदेश नीति में भी प्रधानमंत्री के ने आक्रामक कूटनीति अपनाई और भारत की वैश्विक छवि को नया रूप दिया है। अमेरिका, जापान और खाड़ी देशों में संबंध मजबूत हुए हैं, लेकिन चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। आलोचना और लोकतांत्रिक चिंताएं। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण से लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर खतरा मंडराने लगा है। पार्टी के भीतर लोकतंत्र की कमी, मीडिया की आजादी में गिरावट और असहमति की आवाजों को दबाने के प्रयास लोकतंत्र के मूल्यों के लिए चुनौती है। इसके अलावा राज्यों के लिए समन्वय की कमी और संघीय ढांचे की उपेक्षा की चिंता का विषय है। मैंने निष्कर्ष इस प्रकार लिखा है: भारत में प्रधानमंत्री का पद आज पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया है। हालांकि मजबूत नेतृत्व विकास को गति दे सकता है, परंतु यदि शक्ति का संतुलन बिगड़ता है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रभावी शासन साथ साथ उत्तरदायी संस्थाएं भी आवश्यक है। वर्तमान परिदृश्य में इस संतुलन को फिर से स्थापित करना आवश्यक हो गया है। इंग्लिश का मॉडल आंसर इस प्रकार है: critically examine the position, power and role of the Prime Minister in the present Indian government scenario।
Intro. The Prime Minister (PM) of India holds the most powerful executive position in the parliamentary system established by the Constitution of India. As the head of government, the PM is pivotal in shaping national policies, steering governance, and representing India at both domestic and global levels. Over the years, the role of the PM has evolved significantly, often influenced by the political circumstances, the strength of the ruling party, and the personality of the individuals in office. In the present scenario, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the office has been a further centralization of power, sparking debates on institutional balance and democratic accountability, constitutional positions, and formal powers. The Prime Minister derives authority primarily from Article 74 and 75 of the Indian Constitution. Article 74 stipulates that there shall be a Council of Ministers headed by the PM to aid and advise the President, while Article 75 mentions that the PM is appointed by the President and is collectively responsible to the Lok Sabha. Formally, the PM is the link between the President and the Council of Ministers, chairs cabinet meetings, allocates portfolios, and plays a central role in policy formulation. In practice, however, the PM's authority extends beyond constitutional prescriptions, particularly in a majority government. Concentration of power in the current scenario. In the current Indian political landscape, PM Modi's tenure 2014 present is marked by the strong centralization of power within the Prime Minister's office (PMO). Unlike coalition eras of the past, the BJP clear majority in the Lok Sabha has allowed Modi to function with the enhanced executive authority, often drawing comparison with a presidential style of governance. Several indicators reflect this power concentration. First, dominance over cabinet and party. The PMO under Modi exercises strong control over ministries with reduced autonomy for individuals ministers. Decision making is highly centralized and cabinet meetings are largely seen as formalities. To role of PMO. The PMO has transformed into a powerful policy hub, coordinating not only executive positions but also influencing economic planning, foreign affairs, and bureaucratic appointments. Many argue that the bureaucrats close to the PMO overshadow even senior ministers. Communication strategy. The PM has also utilized mass communication platforms, especially social media and public rallies, to build a direct rapport with the electorate, often bypassing traditional media and parliamentary debate. Fourth, weakening of institutional checks. Critics highlight a weakening of democratic institutions such as parliament, the judiciary, and autonomous bodies like the election commissions and the CBI. Parliament is frequently bypassed through ordinance or by limiting debates, reducing its role in the checking executive powers. Policy leadership and governance model. PM Modi has introduced several high-impact national policies such as Digital India, Make in India, Atmanirbhar Bharat, and Swachh Bharat Abhiyan. While these showcase visionary leadership, critics argue that the main decisions, such as demonetization 2016 and the sudden lockdown during COVID-19 2020, were taken without adequate consultations or planning, reflecting the perils of excessive centralization. On the foreign policy front, the PM has rebranded India's global image, pursuing assertive diplomacy and strategic partnership, especially with the US, Japan, and Middle Eastern countries. However, relations with neighbors like China and Pakistan remain tense. Criticism and democratic concern. The increasing personalization of power around the PM raises concern about the democratic norms. The weakening of intra-party democracy in the BJP, limited media scrutiny, and shrinking space for dissent suggest a drift towards authoritarian and authoritarian tendencies. Critics also point to the lack of federal cooperation in schemes, marginalizations, opposition's ruled states, and the growing surveillance on civil society and media. The conclusion written in this way: the role of the Prime Minister in India today is more powerful than ever before in the post-independence period. While strong leadership can drive development and global recognitions, unchecked concentration of power
can erode democratic values. A healthy democracy requires a balance between effective governance and institutional accountability. Sometimes the current scenario must strive to recalibrate the Prime Minister's role does remain both impactful and contentious in the modern India. इसका छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, डिस्कस द evolution and relevance of finance commission in India and the reason for sharing resources between the center and states. भारत में वित्त आयोग के अभ्युदय व प्रासंगिकता तक केंद्र और राज्यों के बीच संसाधन साझा करने के कारणों की विवेचना करें। इसका मॉडल आंसर इस प्रकार है हिंदी में। इंट्रो इस प्रकार है यानी परिचय इस प्रकार है। भारत एक अर्धसंघात्मक क्वासी फेडरल संरचना का पालन करता है। संविधान के अनुसार केंद्र और राज्यों की शक्तियां और जिम्मेदारियां विभाजित है, हालांकि राजस्व जुटाने की क्षमता में असमानता है, जो सामान्यतः केंद्र सरकार के पक्ष में झुकी हुई थी। इस असंतुलन को दूर करने और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के लिए एक संवैधानिक तंत्र की आवश्यकता थी, जिसे वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन के रूप में स्थापित किया गया। भारत में वित्त आयोग का विकास। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी। पहला वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। तब से हर 5 वर्ष एक नया आयोग गठित होता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे और राज्यों के बीच संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। विकास के प्रमुख चरण। 1 से 10वां आयोग 1951 से 1995 मुख्य रूप से केंद्र राज्य वर्टिकल और राज्य हॉरिजॉन्टल संसाधन वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। 11वां से 13वां आयोग 2000 से 2015 इन आयोगों ने राजकोषीय अनुशासन, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और राज्यों की क्षमता निर्माण को महत्व देना शुरू किया। 14वां वित्त आयोग 2015 से 2020 इसने राज्यों को मिलने वाले करों के हिस्से को 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिससे राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता मिली। 15वां वित्त आयोग 2020 से 2025 इस आयोग को जीएसटी के बाद की स्थिति और कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसने राज्यों को 41% कर हिस्सेदारी की सिफारिश की और कई क्षेत्रों में प्रदर्शन आधारित अनुदान शुरू किया। वित्त आयोग की प्रासंगिकता। पहला, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण। यह आयोग गरीब राज्यों के बीच संतुलन स्थापित करता है और जिससे क्षेत्रीय असमानताएं कम होती है। दूसरा, संघवाद को मजबूत करना। राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता देकर उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता देता है। तीसरा, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन। हाल के आयोगों ने अच्छे प्रशासन और सेवा सुधार के लिए प्रोत्साहन अनुदान की सिफारिश की है। चौथा, परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन। वित्त आयोग जीएसटी, महामारी आदि जैसे आर्थिक परिवर्तनों को ध्यान में रखकर अपनी सिफारिश करता है। पांचवा, स्थानीय निकाय को समर्थन। आयोग पंचायतों, शहरी निकायों के लिए अनुदान प्रदान करता है, जिससे जमीनी स्तर प्रशासन मजबूत होता है। केंद्र और राज्य के संसाधनों के बंटवारे के कारण। पहला, राजस्व और जिम्मेदारी में समानता। राज्य के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था जैसे जिम्मेदार कार्य हैं, परंतु बड़ी कर वसूली केंद्र के पास होती है, इसलिए संसाधन बंटवारा जरूरी है। दूसरा, क्षेत्रीय असमानताएं। सभी राज्य एक समान आर्थिक रूप से विकसित नहीं है। संसाधनों का बंटवारा इस असंतुलन को कम करता है। तीसरा, राष्ट्रीय एकता का संवर्धन। हर क्षेत्र को विकास के अवसर देकर यह राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करता है। चौथा, संवैधानिक व्यवस्था। संविधान के अनुच्छेद 268 से 281 तक इस वित्तीय संबंध की व्यवस्था की गई है और वित्त आयोग इसका प्रमुख हिस्सा है। पांचवा, संतुलित आर्थिक विकास। संसाधनों के स्थानांतरण से देश के हर हिस्से का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे समग्र आर्थिक स्थिरता आती है। निष्कर्ष, वित्त आयोग भारत के ढांचे में राजकोषीय संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक संस्था है। यह संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है और राज्यों को उनके विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था विकसित होती जा रही है, वित्त आयोग की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। यह न केवल वित्तीय अनुशासन को प्रोत्साहित करता है, बल्कि सहकारी संघात को भी सुदृढ़ करता है। इंग्लिश का मॉडल आंसर प्रकार है, डिस्कस द इवोल्यूशन एंड रेलेवेंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया एंड द रीजन फॉर शेयरिंग resources between center and state. Introduction. India follows a quasi-federal structure where powers and responsibilities are divided between the center and the states as per the constitution.
However, while responsibilities are clearly demarcated, revenue-generating capacities are asymmetrical, often favoring the center. This creates the need for a mechanism to ensure fair distribution of financial resources. The Finance Commission was established as a constitutional body to address this issue. Its evolution and continued relevance are critical to India's fiscal federalism. Evolution of the Finance Commission in India. The Finance Commission was established under the Article 280 of the Indian Constitution. The first Finance Commission was set up in 1951 under the leadership of K.C. Neogi. Since then, it has been constituted every 5 years to recommend the distribution made of proceeds of taxes between the centre and the states, and among the states themselves. Key milestones in this evolution includes first to 10th commissions, 1951 to 1995. These focus mainly on vertical, central-state, and horizontal interstate distribution of revenues, with emphasis on balancing disparities. 11 to 13 Commission, 2000 to 2015. These commissions began to consider physical disciplines, performance-based incentives, and the need for capacity building among states. They also integrated principle of decentralization by providing funds to local bodies. For 14th Finance Commission, 2015-2020, a major shift occurred as it recommended increasing the state's share of the divisible pool from 32% to 42%, strengthening fiscal autonomy. 15th Finance Commission, 2020-2025, it faced the challenge of balancing the need post-GST and during the COVID-19 pandemic. Its recommended a 41% devolution to states considering the reorganization of Jammu and Kashmir. It also introduced performance-linked incentives in sectors like power, health, and education. Relevance of the Finance Commission. The Finance Commission remains crucial due to the following reasons. First, equitable distribution of resources. It ensures fair distribution between the richer and poorer states to address regional imbalances. Second, strengthening federalism. By enabling financial independence and decision making at the state level, the Finance Commission empowers states to address their unique needs. Third, performance based incentives. Recent commissions have encouraged states to improve governance and service delivery through incentive grants. Fourth, adapted to changing contexts. With economic shifts like GST and unforeseen challenges like pandemic, the FC adopts physical recommendations accordingly. 5. Support for local bodies. The Finance Commission provides grants to panchayats and urban local bodies, enhancing grassroots level governance. The reason for sharing resources between center and state. First, asymmetric in revenue and responsibilities. While the states are responsible for crucial services like health, education, and law and order, the center controls major revenue sources like income tax and custom duty. Hence, resources sharing is essential. Second, regional disparities. Economic development is uneven across India. Sharing resources help bring equity among richer and poorer states. Third, promotion national integration. Financial assistance ensure that all regions can participate in national development, reinforcing unity and integrity. Fourth, constitutional mandate. Articles 268 to 281 lay down the mechanism of financial relations, including the formation of the finance commissions for tax sharing. 5. Balanced economic development. Resource transfer help ensure that development is not concentrated in a few regions, contributing to overall economic stability. The conclusion is written easily. The Finance Commission plays a vital role in maintaining the physical balance in India's federal structure. It not only ensures equitable distribution of financial resources but also strengthens cooperative federalism by recognizing state-level physical needs and promoting accountability. As India's economy grows and evolves, the Finance Commission will continue to be critical institutions in shaping a fair and efficient fiscal policy landscape. इसका सातवां क्वेश्चन इस प्रकार है critically discuss the success and failure of governmental efforts to prevent and eradicate violence against women in India. भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने या उनके उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयास की सफलता और असफलता का आलोचनात्मक विवेचना करें.
इसका उत्तर इस प्रकार है। भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो वर्षों से जारी सरकारी प्रयासों के बावजूद पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी है। सरकार द्वारा इस दिशा में कई कानूनी, संस्थागत और नीतिगत उपाय किए गए हैं, जिसमें कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन कई मोर्चों पर असफलताएं भी सामने आई। सरकारी प्रयासों की सफलताएं। पहला, समग्र कानूनी ढांचा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए भारत में कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। यह कानून शारीरिक, मानसिक और यौन और आर्थिक हिंसा को पहचानता है और महिलाओं को घरेलू संबंधों से में सुरक्षा देता है। दंड विधान संशोधन अधिनियम 2013। निर्भया कांड के बाद इसे लागू किया गया, जिसमें बलात्कार की परिभाषा विस्तृत की गई, सजा कड़ी की गई और पीछा करना, झांकना जैसी नई आपराधिक श्रेणियां जोड़ी गई। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। इससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं को सुरक्षा मिली है। दूसरा, संस्थागत व्यवस्थाएं। निर्भया फंड 2013 महिलाओं की सुरक्षा हेतु योजनाओं और को वित्तीय सहायता देने के लिए। वन स्टॉप सेंटर हिंसा की शिकार महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और परामर्श सहायता प्रदान करते हैं। महिला हेल्पलाइन 181 कई राज्यों में चालू है, जो आपातकालीन सहायता प्रदान करती है। फास्ट ट्रैक अदालतें बलात्कार जैसे मामले की त्वरित सुनवाई के लिए बनाई गई। थर्ड, जन जागरूकता और डिजिटल पहल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और सी बॉक्स जैसे ऑनलाइन पोर्टल से कार्यस्थलों पर उत्पीड़न की शिकायत करना आसान हुआ है। इससे महिलाओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। फोर्थ, पुलिस सुधार और प्रशिक्षण। कई राज्यों में महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई है। इसके अलावा पुलिस को महिला की हिंसा मामलों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया है। सरकारी प्रयासों की विफलताएं। पहला, कमजोर कार्यान्वयन। कानून तो मौजूद है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन कमजोर है। जैसे PWDVA तहत जिलों में सुरक्षा अधिकारी तकनीक नहीं है और बजट भी अपर्याप्त है। दूसरा, न्यायिक देरी। फास्ट ट्रैक अदालतों के बावजूद मामलों में देरी आम बात है। बलात्कार जैसे मामलों में दोषित होने की दर बहुत कम है, जिससे पीड़िताओं को लंबे समय तक मानसिक और सामाजिक पीड़ा सहनी पड़ती है। तीसरा, निर्भया फंड का दुरुपयोग और कम उपयोग। संसद की एक रिपोर्ट 2023 में पाया गया कि इस फंड का बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ। इसके पीछे योजना की कमी और मंत्रालयों के बीच समन्वय के अभाव है। फोर्थ, पृष्ठसत्तात्मक सोच और सामाजिक मानसिकता। सरकारी नीतियों को अक्सर समाज की गहरी जड़ें जमाए पृष्ठसत्तात्मक मूल्यों की चुनौती नहीं देती। अ, वही बलात्कार आज भी भारत में अपराध नहीं माना जाता, जो महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा को दर्शाता है। 5, ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक सीमित पहुंच। कई योजनाएं केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहती है। आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं की समस्याएं अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। पुलिस की असंवेदनशीलता। कई बार पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर देती है या पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है, जिससे महिलाएं न्याय की उम्मीद छोड़ देती है। इसका निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया। भारत ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचा तैयार किया है, लेकिन उसके प्रभाव को कमजोर क्रियान्वयन, सामाजिक असंवेदनशीलता और प्रशासनिक लापरवाही ने बाधित किया है। इस समस्या के समाधान के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक जवाबदेही और समाज में लैंगिक समानता की सोच को बढ़ावा देना आवश्यक है। जब तक सामाजिक मानसिकता में बदलाव नहीं आता, तब तक हिंसा के खिलाफ सरकारी प्रयास सीमित ही रहेंगे। इसका इंग्लिश का मॉडल इस प्रकार है। मॉडल आंसर इस प्रकार है। Critically discuss the success and failure of governmental efforts to prevent and eradicate violence against women in India. Uh, Violence against women in India remains a critical issue despite decades of legislative, policy, and institutional measures taken by the government. The effort to prevent and eradicate such violence have witnessed both significant achievements and persistent failures. Governmental efforts. Comprehensive legal framework. India has enacted several key laws to address violence against the women. These include the Protection of Women from Domestic Violence Act (PWDVA) 2005, a progressive law in recognizing various forms of abuse, physical, emotional, sexual, and economic within domestic relationships. The Criminal Law Amendment Act 2013, introduced after the 2012 Nirbhaya gang rape case. The amendment broadened the definition of rape, increased punishment, and introduced new offenses like stalking and voyeurism.
the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention Provision and Redressal Act 2013. This law provided a mechanism to address harassment in both public and private workplace. Second, institutional mechanism. Nivea Fund 2013 established to finance schemes for women's safety, one-stop center, offer medical, legal, and psychological support to survivors of violence, women helplines 181, operational in many states, providing immediate assistance. Fast-track courts for speed trial in rape cases have also been implemented in some extent. To extent, uh, Third, digital awareness campaigns. Campaigns like Beti Bachao, Beti Padhao, and digital platforms such as CBox for workplace harassment complaints have created visibility around women's rights and provided platforms for redressal. For police reforms and training, several states have created all-women police stations, and efforts have been made to train police officers to be more sensitive towards gender-based violence cases. Failures and limitations. First, poor implementation and enforcement. While laws exist, the enforcement is often weak. For example, PWDVA remains poorly implemented due to lack of coordination among stakeholders, inadequate budget allocations, and absence of trained protections uh, officers in many districts. Second, judicial delays. Despite the introduction of fast-track courts, delays in investigation and trials are rampant. Convictions rates in cases of sexual assault remains low, with survivors facing prolonged trauma and societal stigma. Third, uh, underutilizations and mismanagement of fund. The Nirvaya Fund, despite having thousands of crores allocated, remains underutilized. At a 2023 report by the Parliamentary Committee found only small percentage had been spent, pointing to poor planning and lack of interministerial coordination. Fourth, social attitudes and patriarchy. Governmental efforts often fail to address the deep-rooted patriarchal norms and that perpetuate violence. Laws are frequently undermined by social pressure, victim blaming, and moral policy. Martial law, for instance, is still not recognized as a criminal offense in India, reflecting the state's failure to confront entrenched gender biases. Fifth, lack of grassroots reach. Many schemes are urban-centric and fail to penetrate rural areas where violence remains rampant and often goes unreported. Women in tribal, Dalits, and minority communities are particularly vulnerable, and the state responsible to their issues has been inconsistent and inadequate. Sixth, police apathy and gender insensitivity. A large number of cases never reach the court due to the unwillingness of police to register FIR. Victims are often discouraged, blamed, or humiliated, which deters many from seeking justice. The conclusion written this way. While India has made strides in creating a legal and institutional framework to address violence against women, its success is undermined by weak enforcement, system apathy, and social conservatism. For these efforts to be effective, a multi-pronged approach is necessary, one that combines legal reforms, budgetary commitments, institutional accountability, and widespread social change. The battle against violence cannot be won by legislation alone. It requires sustained political will, gender-sensitive governance, and the transformation in societal attitude towards women. आठवां प्रश्न इस प्रकार है. Critically examine the relations between the generalist and specialist in Indian administrative system. भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्य तथा विशेषज्ञ के मध्य संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए. इसका हिंदी का मोरल आंसर इस प्रकार है. भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में सामान्यवादी और विशेषज्ञ के बीच संबंध के एक सलाचनात्मक विश्लेषण. भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में सामान्यवादी जर्नलिस्ट और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट के बीच का एक संबंध एक लंबे समय से बहस का विषय रहा है. यह संबंध ऐतिहासिक, रचनात्मक और कार्यात्मक स्तर पर जटिल रहा है और इसका सीधा प्रभाव प्रशासन की दक्षता, विशेषज्ञता और उत्तरदायित्व पर पड़ता है. सामान्यवादी वे अधिकारी होते हैं जो सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS या अन्य अखिल भारतीय सेवाओं से होते हैं. ये विभिन्न विभागों में कार्य करने की योग्यता रखते हैं और नीति निर्माण, कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान करता है.
विशेषज्ञ वे होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र जैसे चिकित्सा, अभियंत्रण, अर्थशास्त्र, कानून, पर्यावरण आदि में तकनीकी या पेशेवर ज्ञान रखते हैं। ये आमतौर पर भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा आदि से होते हैं या विशेषज्ञ पदों पर नियुक्त किए जाते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारतीय प्रशासनिक प्रणाली को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से विरासत में एक साम्यवादी प्रधान प्रधान प्रणाली प्राप्त हुई है। भारतीय सिविल सेवा का उद्देश्य पूरे देश में एकरूपता से प्रशासन चलाना था। स्वतंत्रता के बाद भी इस प्रणाली को जारी रखा गया और आईएएस अधिकारियों को नीति निर्माण और प्रशासनिक पदों पर प्राथमिकता मिलती रही, परंतु समय के साथ शासन की जटिलताओं और तकनीकी विकास ने विशेषज्ञों की आवश्यकता को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। मुख्य तनाव के क्षेत्र भूमिकाओं में अस्पष्टता अक्सर ये देखा गया है कि सामान्यवादी उन क्षेत्रों में भी शीर्ष पदों पर होते हैं जहां विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरण या बुनियादी ढांचा। इस विशेषज्ञों के काम में हस्तक्षेप होता है और कार्य की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। दूसरा, पदोन्नति और शक्ति का असंतुलन। आईएएस अधिकारियों के लिए पदोन्नति और नीति निर्माण तक पहुंच की स्पष्ट राह होती है, जबकि विशेषज्ञ को तकनीकी या सलाहकार भूमिकाओं तक सीमित रखा जाता है। इससे दोनों वर्गों के बीच असंतोष और असमानता बढ़ती है। तीसरा, नीति और कार्यान्वयन में अंतर। जहाँ सामान्यवादी नीति निर्धारण और समन्वय में माहिर होते हैं, वही विशेषज्ञ तथ्य आधारित निर्णयों और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक होते हैं। विशेषज्ञों की अपेक्षा से नीतियां कमजोर हो सकती है। सामान्यवादी के पक्ष में तर्क बहुक्षेत्रीय अनुभव। ये अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। प्रशासनिक नेतृत्व, मानव संसाधन प्रबंधन और राजनीतिक नेतृत्व के समन्वय में सक्षम। समग्र दृष्टिकोण, विविध क्षेत्रों में अनुभव के कारण व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं। विशेषज्ञ के पक्ष में तर्क गहन ज्ञान, विशेषज्ञ जटिल तकनीकी क्षेत्रों में सटीक और सशक्त निर्णय ले सकते हैं। नवाचार, ये वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारत में लागू कर सकते हैं। प्रभावी कार्यान्वयन, तकनीकी परियोजनाओं का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। सुधार उपाय और आगे की राह। तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एआरसी से कई समितियां इस संबंध को संतुलित करने के लिए सुझाव दे चुकी हैं। लेटरल एंट्री, विशेषज्ञों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर आने का अवसर। क्षमता विकास, विशेषज्ञों को नेतृत्व और प्रबंधन का प्रशिक्षण देना। भूमिकाओं की स्पष्टता, टकराव से बचने के लिए जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। योग्यता आधारित पदोन्नति, विशेषज्ञों को भी निर्णय लेने की भूमिका में लाना। निष्कर्ष इस प्रकार लिखा गया है। भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में सामान्यवादी और विशेषज्ञ के बीच संबंध प्रतिस्पर्धी नहीं, पूरक होना चाहिए। सामान्यवादी जहां प्रशासनिक समन्वय और नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं विशेषज्ञ तकनीकी गुणवत्ता, गहन विश्लेषण सुनिश्चित करते हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में प्रभावी शासन के लिए दोनों की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। सहयोगात्मक मॉडल ही भविष्य का रास्ता है, जहां दोनों की क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग हो। इसका इंग्लिश का मॉडल आंसर प्रकार है। Critically examine the relationship between generalist and specialist in the Indian administrative system. The Indian administrative system is characterized by long-standing debate and a complex relationship between generalist and specialist. This debate has a deep historical, functional, and structural roots shaping the efficiency, responsiveness, and expertise within the governance framework of India. Defining generalist and specialist. Generalists are typically officers from Indian Administrative Service (IAS) or other all India services who are trained to handle a wide range of administrative functions. Their strength lies in adaptability, leadership, and policy implementations across diverse sectors. Specialists are domain experts with technical or professional knowledge in specific fields such as medicine, engineering, economic, laws, environment, and public health. They often come from services like Indian Engineering Service, Indian Economic Service, or are recruited from technical roles. Historical context and evolutions. The Indian administrative framework, inherited from the British colonial system, placed a premium on journalist administrators. The Indian Civil Service (ICS), the prosecutors to the IAS, was designed to ensure a uniform administrative structure across diverse regions. After independence,
This legacy continued with the IS officers occupying most top policy-making and managerial positions. However, with the increasing complexity of governance and technological advancement, the need for specialists became more profound, leading a growing recognition of their roles. Point of tension. First, role clarity and overlap. A major issue is the lack of role clarity between generalists and specialists. Often, generalists occupy leadership positions even in departments that requires a specialized knowledge such as health, environment, or infrastructure. This creates frictions and sometimes undermines the effectiveness of technical departments. Career progression and power imbalance. Journalists, especially IS officials, have a clear and fast-tracked career progressions with direct access to decision making and policy formulation. Especially despite their expertise, are often confined to advisory or subordinate roles. This creates a hierarchical imbalance and breeds dissatisfaction among specialists. Policy formulation versus implementation. Journalists are better suited for policy formulations and coordination where specialists are essential for evidence-based decision making and implementation. However, under-evaluation of specialists limits the infusion of domain knowledge into policy frameworks, leading to suboptimal outcomes. Argument in favor of journalist versatility. Journalists can be transferred across departments and trained to manage diverse administrative challenges, leadership and coordination. They are skilled in managing human resources, coordinating between departments, and dealing with political executives, wider perspectives. Their broad exposure allows them to view issues from a holistic governance perspective. Argument favors specialists. Technical expertise. The specialists bring in-depth knowledge necessary for informed policy making in increasingly complex sectors. Global best practices. With specialized trainings and often international exposure, specialists can introduce innovative solutions. Efficiency in implementation. Projects requiring technical precision, example, infrastructure, health, technology, are better managed by experts. Reforms measure and the way forward. Several committees and commissions, including the second administrative commissions, have recommended better integration of specialists in governance. Such reforms include lateral entry, allowing domain experts to enter higher echelons of bureaucracy through lateral recruitments, capacity buildings, uh, enhancing training and leadership skills of specialists to prepare them for broader administrative roles. Clear role demarcation, defining responsibility to reduce frictions and overlap, merit-based promotions, recognizing the contribution of specialists in decision-making positions. The conclusion. Generalist specialist lessons in the Indian administrative system need a balanced approach rather than viewing them as rival. Their roles behind be seen as complementary. A collaborative models generalists provide administrative literacy and specialists contribute technical expertise can enhance governance outcomes. For India to address 21st century challenges effectively, uh, leveraging the strength of both is not just desirable, it is essential. मैंने सभी का मॉडल आंसर दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।